सो डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। बच्चों, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने चार्जेस के बारे में और हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था किसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से आर सेपरेशन पे होते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक स्थिर वैद्युतिकी बल लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उसके कुछ गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या बताता है? अभी तक हमने लोगों ने बोला कि अगर एक चार्ज से कोई दूसरा चार्ज, एक आवेश से कोई दूसरा आवेश यदि r दूरी पर है तो उस पर कोई बल लगता है, स्थिर वैद्युतिकी बल, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल। उसकी वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब अध्यारोपण का सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर किसी जगह पर दो से अधिक आवेश हैं और हमें किसी एक आवेश पर कुल बल निकालना है, क्या बोला मैंने, यदि किसी जगह पर एक से ज्यादा आवेश हैं और किसी आवेश पर यदि हमें कुल बल निकालना है तो वो कुल बल हम किसके सिद्धांत के आधार पर निकाल पाते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर। मैं आपको समझा के बताता हूं कि मान लो तीन आवेश हैं, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो ये तीनों धन आवेश है, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब मान लो मुझे Q2 पर कुल बल निकालना है। क्या निकालना है? कुल बल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस Q2 पर Q1 के कारण बल प्रतिकर्षण होगा, इधर ही तो होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसके कारण इस पर बल हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ऐसे ही ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, इधर। अब मान लो इसकी वजह से इस पर बल को मैंने बोल दिया F21, 2 पर 1 के कारण, और इसको बोल दिया क्या, F23, 2 पर 3 के कारण। इसे क्या बोल दिया, F23। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है? अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि Q2 पर परिणामी बल या कुल बल सभी आवेशों द्वारा आरोपित बल का सदिश योग होगा। इसका मतलब यदि मुझे FQ2 पर कुल बल निकालना है तो ये जो कुल बल होगा FQ2 वो क्या होगा, F23 प्लस F21 का सदिश योग। तो इसे हम क्या लिख देंगे, F21 प्लस F23 का सदिश योग। और ये जो सिद्धांत है ना, यही क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। कि किसी भी आवेश पर कुल परिणामी बल उस आवेश पर सभी अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर परिणामी बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। सदिश योग होता है। ये कौन सा सिद्धांत है? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका मतलब
हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसको गणितीय रूप में लिखे तो कि f बराबर f1 प्लस f2 इन सब का सदिश योग। और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर बात। तो बेसिकली हमें अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि यदि किसी आवेश पर कुल स्थिर वैद्युतिक बल निकालना है तो वो किस सिद्धांत से अपन निकाल पाते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्लियर बात, ये है इसका। अब अगर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको एक कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो आओ देखते हैं कि किस तरीके से इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मान लो आपसे ये बोला गया क्या कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजा है L। यहां पे मान लो आवेश है Q, यहां पर है आवेश 2Q और यहां पर है आवेश -Q। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों पर तीन आवेश, इसका Q, ये -Q और ये 2Q, और सभी भुजाएं कितनी है L। आपसे यदि बोला जाए कि 2Q आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो, परिणामी बल ज्ञात करो, मान ले सवाल दिया। अब बेटा परिणामी बल ज्ञात करो तो सिंपल सी लॉजिकल बात है, इस 2Q पर कौन कौन बल लगा रहा है, इस 2Q पर बल लगा रहा है एक तो ये वाला Q और ये वाला -Q। तो ये Q ये भी प्लस का है और एक इसका है माइनस का और ये भी प्लस का है। ये Q इसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित किधर, इधर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और मान लो इस बल को अपन क्या लिखेंगे, क्या होता है, स्थिर वैद्युतिक बल के 2Q बटा L², के Q बटा L²। ये तो Q के कारण 2Q पर बल, इसी तरीके से -Q के कारण 2Q पर बल, ये तो इसे क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित, और ये इसे क्या करेगा, आकर्षित। विपरीत प्रवृत्ति के आवेशों में आकर्षण, ये इसे इधर क्या करेगा, आकर्षित। और इसका मान कितना होगा बोलो, के Q इंटू 2Q बटा L²। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो -Q आना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं देखो, माइनस किसको बता रहा है, दिशा को, तो वो दिशा तो अपन ने इस तीर के निशान से बता दी ना। तो केवल अब तो ये मापांक ही लिखोगे ना, और मापांक में आपको यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो माइनस जो आएगा ना, जैसे आप यूं लिख देते, माइनस यूं लिख देते के -Q इंटू 2Q बटा L², ये लिख देते, तो ये माइनस जो आ रहा है ये यहाँ आ जाता। तो माइनस इस बात को बता रहा है कि ये इसे क्या कर रहा है, आकर्षित, क्योंकि जब बल है एक सदिश राशि है उसमें प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, दिशा। क्लियर। तो आप यहाँ पे तीर के निशान से दिशा बता दी और फिर उसका क्या लिख दो, मापांक। तो मापांक कितना, के Q इंटू 2Q बटा L²। ठीक, अब देखो आप आगे, हर सवाल में इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे मान लो कि अगर अपन देखें तो एक समबाहु त्रिभुज के ये कोण कितना होता है, 60, ये कोण कितना है 60, तो ये कितना बचा 120। अब अगर मुझे इस पर कुल बल निकालना है तो कुल बल क्या होगा, इन दोनों का सदिश योग। अब सदिश योग जब निकालोगे तो सदिश योग में परिणामी कैसे लिखते हैं, दो बल दिए गए हैं जो कितने कोण पर हैं 120 डिग्री, तो उनका परिणामी कितना होगा, F बराबर, इसको अपन बोल देते हैं F1 और इसको बोल देते हैं अपन F2, इसको क्या बोल देते हैं F2। तो क्या लिखने हैं, F2Q बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 ये इंटू cos थीटा, क्या लिखोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, दोनों के बीच का कोण। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, F2Q इक्वल टू F1 की जगह कितना लिखोगे बोलो, KQ इंटू 2Q बटा L²। अब देखो ये वाला और ये वाला मापांक तो सेम ही है ना, ये और ये मापांक में तो सेम ही है, और यहाँ पे अपन को लिखना तो मापांक ही है। तो अगर अपन F1 का मापांक बराबर F2 का मापांक,
बराबर एफ मान सकता हूं क्या? तो ये भी कितना हो जाएगा एफ और ये भी कितना हो जाएगा एफ, क्योंकि मापांक तो सेम ही है, देख लो आप। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, ये भी एफ स्क्वायर कोस थीटा की जगह कोस 120, ठीक है। अब कोस 120 की वैल्यू, इसको कोस 90 प्लस 30 कर दो, कोस 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 मतलब साइन 30 मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा f2q, ये कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा 2f स्क्वायर कोस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, आप निकाल, आपको पता भी होनी चाहिए कोस 120 की वैल्यू, तो माइनस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, वो माइनस 1/2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, इससे कट गया, 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर गया तो कितना बचा एफ स्क्वायर, और अंडर रूट में से एफ स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना बचेगा एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है के क्यू इंटू 2q बटा एल स्क्वायर। इसका मतलब जो एफ 2q पर परिणामी बल आया वो कितना आया, के क्यू इंटू 2q बटा एल स्क्वायर, इतना बल लग रहा है, ठीक है जी, इतना बल लग रहा है इस पर, ठीक। अब ये इस पर ही परिणामी बल, तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत से ऐसे कई सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल करते हैं अपन लोग। अच्छा, इसमें अगर दिशा भी निकालनी होती परिणामी बल की, दिशा भी निकालनी होती तो दिशा भी अपन निकाल सकते हैं किससे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, उस वाले फॉर्मूले से। मान लो अगला सवाल है, आपको ये दिया हुआ है, ये कोई वर्ग है और इस वर्ग के चारों कोनों पे 4 आवेश, मान लो ये माइनस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, मान लो ये दिया हुआ है और ये वर्ग है, इसकी भुजा है एल, ठीक है। आपसे बोला जाए कि इस वाले माइनस क्यू पर परिणामी बल का मान क्या होगा, परिणामी बल, कुछ नहीं करना, आप ऐसे सवाल कई बार कर चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण में भी किए थे हम लोगों ने। तो देखो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, आकर्षित, इधर कितना बल लगेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, तो ये तो दिशा तो ये हो ही गई आकर्षण की, क्या लिख दोगे बताओ कितना, के क्यू इंटू क्यू, के क्यू क्यू, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो माइनस तो किसको बताएगा, दिशा को, बटा एल स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू को इधर आकर्षित करेगा, कितने से, बताओ कितने से, के क्यू क्यू बटा एल स्क्वायर, ये भी दिशा एल ही है ना, और इस माइनस क्यू की वजह से इस पर उधर प्रतिकर्षण। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी, यदि ये एल है, ये एल है, तो ये कितनी होगी, √2l, अरे पाइथागोरस से निकाल सकते ना 2l, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, इधर कितने से, के क्यू क्यू बटा √2l का होल स्क्वायर। अब इस पर ये टोटल 3 बल लग रहे हैं, इन तीनों बलों का क्या, तीनों फोर्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी। अब देखो कैसे निकालोगे बेटा, ये माइनस क्यू था, इस पे एक फोर्स तो इधर लग गया, कितना, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, नीचे भी कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, और इधर से ये कितना लग रहा है, ये कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बटा √2l का होल स्क्वायर, फिर से क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, भाई ये एंगल 45 ही तो होगा, एंगल 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री है, तो जो भी ये दोनों, ये किस पर है, x पे, ये किस पर है, y पे, ये बिल्कुल भी, ये क्या है, ये बीच में है, तो इसके 2 कंपोनेंट्स ले लेंगे, किधर किधर आएंगे, एक तो इधर कंपोनेंट आएगा कितना, के क्यू स्क्वायर बटा 2l स्क्वायर इंटू cos 45, और cos 45 की वैल्यू
1/√2। ऐसे ही इसका y दिशा में कंपोनेंट कितना, k² बटा 2l² इंटू साइन 45, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2। अब इसको यहां से हटा सकते हैं ना अपन, इसके कंपोनेंट्स में अपन ने तोड़ ही लिया। अब आप देखो यहां पे आपके पास कायदे से 4 फोर्सेस आ गए। अब ऊपर कितना आ रहा है k² बटा 2√2 इंटू l², और इधर कितना आ रहा है k² बटा l², इधर कितना आ रहा है k² बटा 2√2 l², नीचे कितना आ रहा है k² बटा l²। अब देखो ये ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला, ऑफकोर्स नीचे वाला। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे लिखोगे, देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, इधर और इधर, इधर कितना आया, इसमें से इसको क्या कर दे माइनस, तो कितना आ जाएगा k² बटा l² माइनस k² बटा 2√2 इंटू l²। ये तो इधर आ गया, और इधर कितना आ जाएगा k² बटा l² माइनस k² बटा 2√2 इंटू l²। ये लो, अब इन दोनों का क्या ले लो, परिणामी के साथ इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट। दो सदिश जो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। आप एक बात देखे आप लोगों ने कि अगर हम लोगों को परिणामी बल निकालना है, देखो ये बाकी तो पूरा सदिश है, बेसिकली आपको क्या लिखना है, इस पर हमें नेट फोर्स निकालना था, तो इसकी वजह से इस पर बल, इसकी वजह से इस पर बल, और इसकी वजह से इस पर बल। फिर बाकी क्या करना है, आपको सदिश को सोल्व करना है। वो सदिश को सोल्व करने का तरीका ऐसे, जो भी टेढ़ा फोर्स था उसके अपन ने क्या ले लिए, 2 घटक, और फिर उन दोनों घटकों को भी फिर 2 घटकों में क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। इस तरीके से इस सवाल को सोल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपको कई जगह पे सवाल मिल सकते हैं, उन्हें इस तरीके से सोल्व किया जाता है कि किसी भी आवेश पर कुल बल का मान बाकी सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, और सदिश को फिर सोल्व करना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक सिचुएशन दी गई है, हमें एक सिचुएशन दी गई है, ठीक है, और वो सिचुएशन क्या है कि आपके पास ये Q आवेश है और ये दूसरा 2Q आवेश है या 4Q आवेश है मान लो, और दोनों 10 मीटर की दूरी पर हैं। ये Q आवेश है और ये 4Q आवेश है, और दोनों 10 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है जी, आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन क्या है कि तृतीय आवेश जिसका मान कितना है 5Q को कहां रखा जाए कि उस पर कुल बल 0 हो। बेटा या तो यूं बोल दो कि उस पर कुल बल 0 हो, या वह साम्यावस्था में हो। इसको मैं लिख देता हूं, या वह साम्यावस्था में हो। आपको सिंपल सी एक लॉजिकल बात बताऊं कि अगर कभी कभार हमसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि कुल बल 0 हो, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि यदि आवेश दिए गए हैं तो अपन किस बल की बात कर रहे हैं, हम स्थिर वैद्युति की बल 0 होने की बात कर रहे हैं केवल। कौन सा बल, स्थिर वैद्युति की। हमें तीसरा आवेश दिया गया है क्या 5Q, इसको कहां रखा जाए कि इस पर कुल बल 0 हो। इस पूरे ब्रह्मांड में यदि ये Q और 4Q दिया है, और तीसरा आवेश जिसका मान कितना दे रखा है +5Q, अच्छा ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का, ध्यान रखना। तो इसको कहां रखा जाए कि इस पर कुल बल का मान 0 हो। अब मान लो आप कहीं पे भी रख दो, जैसे सपोज हमने यहां पे रख दिया।
अब यहां पे रखोगे 5q को, तो बेटा एक बात, अगर यहां पे दो आवेश है तो इस पर यदि कुल बल 0 होना चाहिए, तो इस पर कुल बल 0 कब होगा? जब इसके द्वारा बल और इसके द्वारा बल दोनों मापांक में समान हो और दिशा में विपरीत हो। मान लो एक बल इधर लगे और एक बल इधर लगे, या एक बल इधर लगे या वो बल इधर लगे, तो ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कब करेंगे? जब दिशा विपरीत हो और मापांक समान हो। अब जैसे मान लो कि मैंने यहां पे रखा, तो यहां पे ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित किधर? इधर। और ये भी इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित किधर? इधर। ये दोनों कभी एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पे रखोगे तो बल 0 हो ही नहीं सकता। इवन आप कहीं पे भी रख दो, ये बल 0 नहीं हो सकता। जैसे आपकी मर्जी पड़े यहां पे रख दो, यहां पे रखोगे तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऐसे। तो ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं क्या? नहीं। निरस्त करने के लिए दोनों बल मापांक में समान और दिशा में क्या होनी चाहिए? विपरीत। अब आप एक दिमाग लगाओ कि मान लो ये वो रेखा है जो इन दोनों को मिला रही है। अब मान लो कि हमने आवेश को यहां पे रखा 5q को, यहां पे कैसे रख दिया सर? बाकी सब जगह रख के हमने देख लिया, 0 नहीं मिल रहा, यहां पे भी रख के देख लेते हैं। ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और ये भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। बेटा क्या ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पे भी साम्य अवस्था नहीं हो सकती। इधर रख के देख लेते हैं, इधर रख के देखोगे तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और ये भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। इसका मतलब दोनों बल इधर ही आएंगे, ये भी निरस्त नहीं रख सकते। यहां पे रख के देख लेते हैं, यहां पे कहीं पे। अब जैसे मान लो आपने यहां पे रखा, यहां पे रखोगे तो ये इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित किधर? इधर। और ये भी इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित किधर? इधर। हाँ, अब पॉसिबिलिटी है कि इसका इस पर कुल बल का मान कितना हो जाए? 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दिशा तो विपरीत हो गई। अब अपन को क्या करना है? मापांक ही तो समान करना है। तो अपन क्या करें कि मान लो भाई विपरीत आ गए ना, अब यहां पे संभावना बनी, यहां पे संभावना बनी, तो हमने 5q आवेश को यहां पे रख दिया। कहां पे? इन दोनों के बीच में कहीं पे। कहीं पे कहां पे? तो कहीं पे कहां पे मतलब इस आवेश से मान लो मैंने ये दूरी रखी कितनी? x। तो बेटा ये कितनी बच गई रे? ये बच गई आपकी 10 - x। अब इस पर यदि ये कौन सा आवेश था? ये था 5q। तो इस पर कुल बल इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। अब अगर मैं इसकी वजह से ये इधर लग ही रहा है तो इसका मापांक कितना होगा? इसका इस वाले का मापांक कितना होगा? इसका मापांक होगा k 5q × 4q बटा x², क्योंकि ये दूरी तो x ही है ना यहां से यहां तक की। इसके कारण इस पर बल कितना? kq × 5q बटा 10 - x का होल स्क्वायर। और चूंकि दिशा विपरीत है तो इस पर कुल बल 0 होने के लिए इन दोनों का मापांक बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि दिशा तो विपरीत आई गई। तो ये दोनों इसकी वजह से इस पर इसकी वजह से इस पर बल का मापांक और इसकी वजह से इस पर बल के मापांक दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर, क्योंकि दिशा तो विपरीत आई गई ना। तो इनके इसकी वजह से इस पर तो मापांक ही हो गया। अब इसकी वजह से इस पर मापांक लिख दो, क्या? kq × 5q बटा 10 - x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना आप बात को। देखो k 5q × q और ये तो कैंसिल हो गए, इधर बचा कितना? 4। तो 4 बटा x² बराबर 1 बटा 10 - x का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का क्या करो? अंडर रूट ले लो। तो ये कितना हो जाएगा? 2 बटा x। जब आप इसे अंडर रूट में लोगे तो इधर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस चिन्ह आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस ले लो, लेकिन अब अगर आप इसे सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? 2 बटा x बराबर 1/10 - x। अब इसको इधर सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 2 × 10 - x बराबर x। इसे सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 20 - 2x बराबर x। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका? 20 = 3x। तो यहां से x बराबर कितना आ गया? 20/3 मीटर। तो यहां से ये कितनी दूरी पर होना चाहिए? 20/3 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू आ गई। तो बची हुई दूरी कितनी हो गई? 10 - 20/3। तो कितना हो जाएगा? 30 - 20 10/3।
10/3 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से तो ये आवेश कितनी दूरी पे होना चाहिए, 10/3 मीटर पे, और यहाँ से ये कितनी दूरी पे होना चाहिए, 20/3 मीटर पे। तब जाके इस पर बल कितना हो जाएगा, 0। कुल बल का मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर बात। अच्छा जी, एक और बात बताता हूँ कि अगर मान लो मैं इस +5Q की जगह यदि -5Q लेता, तो ध्यान से सुनना पूरी बात। इस +5Q की जगह यदि अपन क्या ले लेते हैं, -5Q, तो देखो क्या होता है, ये इसको क्या करता, आकर्षित, और ये इसको क्या करता, आकर्षित। इसका मतलब इसकी वजह से इस पर बल इधर, और इसकी वजह से इस पर बल इधर। अभी भी दोनों बल विपरीत है। अब उनके मापांक को अगेन क्या कर दो, बराबर। आपका आंसर फिर क्या आएगा, वही कितना, 20/3। इसका मतलब ये प्लस का हो या माइनस का हो, ध्यान से सुनना, इसको आप प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या सीख सकते हैं कि दो आवेश यदि हमें दिए गए हैं और हमें तीसरे आवेश की साम्यावस्था की बात करनी है, हमें दो आवेश दिए गए हैं और तीसरे आवेश की साम्यावस्था की बात करनी है, तो तीसरे आवेश की साम्यावस्था इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसका चिन्ह क्या है, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तब भी उसकी साम्यावस्था वाली स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भी आंसर ये x बराबर कितना, अगर ये अभी प्लस का लिया आप माइनस का ले लेते तब भी क्या आंसर में कुछ अंतर आता, नहीं। अच्छा, ये तो बात हुई। दूसरी बात, यदि मैं इस 5Q की जगह यदि मान लो ले लेता 10Q, 5Q की जगह कितना ले लेता, 10Q, फिर क्या करते हैं यहाँ पे कितना आ जाता है, 10Q, यहाँ पे भी कितना आ जाता है, 10Q, मतलब यहाँ पे 10Q और यहाँ पे भी कितना, 10Q, अगेन 10Q से 10Q कट जाता, आंसर में तब भी कोई फर्क नहीं आता। तो हम क्या बात सीख सकते हैं एक और, कि ना तो इस तीसरे आवेश के चिन्ह का प्रभाव पड़ता, ना ही इसके मान का प्रभाव पड़ता। क्या बोला मैंने, कि अगर हमें दो आवेश दिए गए हैं और तीसरे आवेश की साम्यावस्था पूछी जाए, तब तीसरे आवेश की साम्यावस्था इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तृतीय आवेश किस चिन्ह का है तथा किस मापांक का है। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, कि यदि दो आवेश दिए जाएं तथा तृतीय आवेश की साम्यावस्था पूछी जाए, दो आवेश दिए गए हों तथा तृतीय आवेश की साम्यावस्था पूछी जाए, तब वह साम्यावस्था पहला तृतीय आवेश, तब यूं लिख लो, तब उस साम्यावस्था की स्थिति तृतीय आवेश के चिन्ह, यूं लिख लो, आवेश की स्थिति तृतीय आवेश के चिन्ह बी माप या मान, चिन्ह मान पर निर्भर नहीं करती। इस लाइन का मतलब समझ लेना, जो तृतीय आवेश अपन ने लिया था, ये Q था, ये 4Q था, तो यहां पे आप +5Q रखो या -5Q रखो या 10Q रखो, उसकी साम्यावस्था उसके ना तो चिन्ह पर निर्भर नहीं करती, ना तो उसके चिन्ह पर निर्भर करती है, ना ही उसके मान पर। आप कोई भी आवेश ले लो, किसमें रहेगा, साम्यावस्था का। क्लियर, चलो आपको होमवर्क के लिए एक सवाल देता हूं मैं। होमवर्क सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो आपसे पूछते हैं कि ये है माइनस का Q और ये है प्लस का Q, ये माइनस का Q और ये है प्लस का 2Q। एक तृतीय आवेश है, तृतीय आवेश
तृतीय आवेश 4q प्लस का है, ये दोनों के बीच की दूरी है वही 10 मीटर। 4q को कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि प्लस 4q साम्यावस्था में हो। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।